नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना है, जिसका शीर्षक या प्रकरण हम कहें तो वो व्याकरण में समास है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है क्या है, समास। तो समास के ऊपर आज हम पाठ्य योजना बना रहे हैं। देखिए, कक्षा की अगर आप बात करें तो कौन सी कक्षा के लिए हो सकती है, तो ये ध्यान रखना आप प्रकरण के अनुसार। जैसे इसका प्रकरण है समास, तो समास की पाठ्य योजना में आप चाहे 6 के लिए बना रहे हो, 7 के, 8 के, 9 के या 10 तक किसी भी कक्षा में इसको आप बना सकते हो, कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है, कक्षा को लेकर ज़्यादातर कमेंट आते हैं बच्चों के, तो कक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप किसी भी कक्षा में बना सकते हो। प्रकरण आपका समास होना चाहिए। ठीक है, ये हिंदी के लिए बनाई गई पाठ्य योजना है। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसमें कुछ सामान्य उद्देश्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। देखिए, सामान्य उद्देश्य जैसे कि मैं पहले बताता हूँ कि सामान्य उद्देश्य हमारे कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी हमारे विषय से संबंधित होते हैं। तो आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। तो व्याकरण से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे हिंदी व्याकरण के उद्देश्य कहे जाते हैं, वो सामान्य उद्देश्य कहे जाएंगे। जैसे व्याकरण के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, व्याकरण के प्रति जो भी नियम हैं वो बच्चों में ज्ञान करवाना, और शुद्ध वाक्य रचना बच्चों में प्रयोग करना, ऐसी योग्यता उनमें। और मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो है चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना। जैसे चारों कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि, चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना। और पाठ्य पुस्तक में जितने भी शब्द आते हैं, ठीक है, समाज से रिलेटेड, उनको बच्चों में ज्ञान करवाना। तो ये हो गया अपने सामान्य उद्देश्य। उसके बाद आते हैं कुछ विशिष्ट उद्देश्य, और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। ये सामान्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रकरण या फिर शीर्षक से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य कहे जाते हैं। तो पहले आज हम पढ़ रहे हैं समास। तो समास क्या है, हमारा मुख्य प्रकरण विषय है, जिसमें हम समास के बच्चों में परिचय करवाएंगे। सभी छात्रों को उदाहरण के माध्यम से समास का ज्ञान देंगे, और समास आधारित जितने भी नियम हैं वो बच्चों में ज्ञान करवाएंगे। और पाठ्य पुस्तक में जितने भी सामासिक यानी समास से युक्त पद होंगे, शब्द होंगे, उनका बच्चों में विशेष प्रकार से ज्ञान करवाएंगे। तो ये हो जाता है हमारे विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद देखिए कुछ सहायक सामग्री है। अब छात्र अध्यापक को जब लेसन प्लान बच्चों के सामने प्रेजेंट करना होता है, प्रस्तुत करना होता है, तो कुछ चीज़ों की सहायता लेनी होती है। वो जो सहायकता के रूप में जो चीज़ें काम में आती वो ही सहायक सामग्री कहलाती है। तो उनमें देखिए चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट फलक, श्याम पट, और या फिर संकेतिका। इसमें अगर आपको ब्लैक बोर्ड अगर नहीं मिलता है तो आप लपेट फलक का उपयोग कर सकते हैं। कई बार होता है कि जैसे आप सहायता के रूप में श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग करते हैं, और कुछ उदाहरण आप घर से लिख के लेके जाते हैं बच्चों को स्पेशल समझाने के लिए, या फिर कुछ पंक्ति उसमें लिख कर लेके जाते, तो ऐसे कुछ भी अगर उपयोग में लेते हैं, कुछ सेंटेंस, कुछ उदाहरण, तो उनके लिए लपेट फलक अलग से उपयोग में लेते हैं। और उसके बाद देखिए विशिष्ट, अगर हम बात करें विशिष्ट सहायक सामग्री जो कि थोड़ी स्पेशल मानी जाती है, वो है हमारा चार्ट पत्र। ध्यान रखना कि व्याकरण की पाठ्य योजना में आपको विशेषतः चार्ट पत्रों का प्रयोग करना आवश्यक है। उसमें आप चार्ट पत्र का उपयोग करते हो तो आपकी पाठ्य योजना बहुत रोचक मानी जाती है। तो जैसे कि मैं व्याकरण की पाठ्य योजना विशेषतः सभी को बोलता हूँ कि आप चार्ट पत्रों का विशेष प्रयोग किया करें। उसके बाद देखिए विधि प्रयोग। विधि होता है, जैसे कि मैं हर प्रकार से बताता हूँ, विधि होता है एक तरीका। क्या होता है, तरीका होता है कि आप पाठ को किस प्रकार बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हो। तो प्रदर्शन विधि के द्वारा अगर आप चार्ट पत्र बना रहे हो तो चार्ट बना के बच्चों को दिखाओगे तो चार्ट पत्र का दर्शन हो जाएगा, तो वो जाए प्रदर्शन विधि। और एक व्याख्या, जो भी आप बताओगे तो मौखिक रूप से बताने वाले हो तो ये व्याख्या विधि में भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब क्या होता है कि बच्चों में जो आज हम विषय पढ़ाने जा रहे हैं, जो आज हम प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं, उससे संबंधित बच्चों में पूर्व में क्या ज्ञान रहा है उसको जानना। तो जैसे आज का हमारा प्रकरण है समाज, तो समाज के बारे में बच्चों में पूर्व में जानकारी थोड़ी बहुत बच्चे रखते हैं, तो वो चीज़ है। तो उसके बाद होते हैं प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पाठ्य योजना के अंतर्गत। तो प्रस्तावना के प्रश्न बहुत ही सोच समझ कर लिखनी चाहिए। देखिए प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं बच्चों के स्तर के अनुसार भी देखने पड़ते हैं। तो बालक और बालिकाओं को पढ़ने के लिए कहा जाता है, यानी बालक बालिका पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं,
ठीक है, तो वो विद्यालय में या फिर स्कूल में जाते हैं। विद्यालय में छात्र या फिर छात्र छात्राएं संपूर्ण रूप से आप देख सकते हो, तो वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ बैठते हैं, तो वो कक्षा कक्ष के अंतर्गत यानी क्लासरूम में बैठते हैं। तीसरा देखिए, कक्षा कक्ष में अध्यापकों द्वारा कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, तो विषय जिनके जो विषय रहे होंगे उस प्रकार से, ज़रूरी नहीं कि यही विषय रहें। तो छात्र अध्यापक जो प्रश्न करता है उसके अनुसार जितने भी बच्चे हैं अपने अपने विषय के अकॉर्डिंग, जैसे हिंदी अंग्रेजी, तो जितने भी बच्चे जो आंसर दें उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, हिंदी व्याकरण से संबंधित यानी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम कौन कौन से विषय पढ़ते हैं, यानी व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन से विषय पढ़ते हैं। तो उसमें देखिए संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि जो भी बच्चा जवाब दे उस प्रकार से। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, समास के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात ही विशेष ध्यान रखा, क्योंकि मैं बहुत सी पाठ्य योजना में देखता हूँ बच्चों में कि यहाँ पे मौन पता नहीं क्यों लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मौन लिख देते हैं। और मैंने बहुत से यूट्यूब पे भी देखे हैं लेसन प्लान जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मतलब लेसन प्लान बनाते हैं तो वो इस प्रकार बना देते हैं कि यहाँ मौन लिख देते हैं। क्यों? जब आपने लेसन प्लान पढ़ाने से पहले ही आपने बच्चों से जान लिया कि उसके संबंधित आप में पूर्व ज्ञान है। अब जब बच्चों में पूर्व ज्ञान है तो उसके बाद आप मौन क्यों लिख सकते हो? बच्चे पूर्व ज्ञान रखते हैं तो थोड़ा बहुत तो बताएंगे ना, तो संभावित उत्तर आप लिख सकते हैं। बच्चा ऐसा कि नहीं है कि संपूर्ण जानकारी आपको दे देगा। ठीक है, संपूर्ण तो नहीं दे पाएगा लेकिन कुछ जानकारी देगा और वो संभावित तो हो सकती है। तो यहाँ पे मौन कभी नहीं लिखे। बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करता है, मौन कभी भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप मौन कभी भी मत करिएगा। यहाँ पे संभावित उत्तर या फिर समस्यात्मक आप लिख सकते हो कि बच्चा समस्या के रूप में उत्तर दे रहा है, संभावित उत्तर दे रहा है, यानी उसके आसपास भी उत्तर तक पहुँच रहा है। तो मौन कभी भी मत करिएगा, ये ध्यान रखिए स्पष्ट रूप से। क्योंकि मैंने कई पाठ्य योजना लेसन प्लान देखे भी हैं जो कि बहुत से यूट्यूबर भी पढ़ाते हैं, तो वो इस प्रकार पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे मौन देखे तो मैं तेरे को अजीब लगा, तो ध्यान रखना, आप मिस्टेक मत करना ही, क्योंकि बच्चा मौन कभी भी नहीं रहता है। उसके बाद देखिए उद्देश्य कथन। ठीक है, बच्चों को जब थोड़ा बहुत जितना जानता है वो बता देगा, उसके बाद छात्र अध्यापक इसमें उद्देश्य कथन करेगा कि प्रिय छात्रों, आज हम समास के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है पाठ्य योजना का। इसमें क्या होगा, उदाहरणों के माध्यम से जो भी विषय वस्तु समास है उसके बारे में पढ़ाएगा छात्र अध्यापक। इसमें देखिए कुछ प्रश्न छात्र अध्यापक करता है। अगर बच्चों को जवाब देने में बच्चा सक्षम है तो ठीक है, अगर बच्चा सक्षम नहीं है जवाब देने में तो छात्र अध्यापक इसके बच्चों का सहयोग लेते हुए प्रस्तुतिकरण करता है। यानी इसमें बच्चों के सामने छात्र अध्यापक कुछ भी विषय वस्तु है उसको प्रस्तुत करेगा। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जवाब दे ही। तो देखिए इसमें असफल व्यक्ति एक दिन सफल होता है, ऐसा हम वाक्य लिख देते हैं। इसमें प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है, तो रेखांकित आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे असफल रेखांकित है तो यह असफल बच्चा लिख ही देगा। असफल का जब विग्रह करने के लिए कहा जाएगा तो अ और सफल दोनों अलग है, क्योंकि संधि इत्यादियों का बच्चों में पूर्व से ज्ञान है, क्योंकि हम समास पढ़ रहे हैं। विग्रह का प्रथम पद कौन है? अब देखिए विग्रह करते समय दो पद आते हैं, तो एक तो प्लस से पहले, एक प्लस के बाद, तो पहले वाला पूर्व पद हो जाएगा जिसे प्रथम पद का है, तो वहाँ अ आ जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, अब विग्रह जो भी किया है उसका अंतिम पद है, उसका अंतिम पद है सफल, यानी अ पूर्व पद और अंतिम पद है सफल। अब देखिए असफल जो समस्त पद बन गया, अ और सफल मिला के असफल बन गया, उसका समास विग्रह क्या होगा, तो जो सफल ना हो वो कहलाता है असफल। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, राजपुत्र आ रहा है। ठीक है, क्या है? राजपुत्र आ रहा है। इसमें वही सेम प्रोसेस है, इसमें रेखांकित पर पहले पूछा जाएगा तो बच्चा बता देगा, क्योंकि रेखांकित यहाँ पे दिख रहा है राजपुत्र। राजपुत्र का विग्रह पूछेंगे तो राज और पुत्र, विग्रह का प्रथम पद राज, विग्रह का अंतिम पद पुत्र। अब राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा, तो राजा का पुत्र। इस प्रकार ये समास की प्रक्रिया चलती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि छात्राध्यापक तीसरा और उदाहरण देता है कि 3 से 4 उदाहरण छात्राध्यापक दे सकता है जिसमें बच्चों को समझ में आती है। अगर बच्चे को 3 में भी अगर समझ में नहीं आता तो बच्चा 4 छात्राध्यापक 4 भी उदाहरण दे सकता है, 5 भी दे सकता है। अब देखिए यहाँ पितराज्ञा का पालन करना चाहिए, तो सेम प्रोसेस है। इसमें रेखांकित पद पूछेगा, फिर उसका विग्रह पूछेगा, फिर उसका प्रथम पद, अंतिम पद, और उसके बाद समास पद होने के बाद उसका समासिक विग्रह करवाता है। तो अगर समासिक विग्रह छात्र अध्यापक
बच्चों को बताता है। इस प्रकार जब बच्चे समझ जाते हैं इस चीज़ को तो फिर नियमों का निर्माण करता है छात्र अध्यापक। नियम निर्माण का मतलब रहता है कि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताएगा ताकि इजीली बच्चे समझ सकें। तो समास का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, शब्दों को मिलाकर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर संक्षिप्त रूप से लिखना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यानी किसी भी शब्द को संक्षिप्त में लिखना समास कहलाता है। ये ध्यान रखना, समास का मतलब ही ये है कि संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त में लिखना, ठीक है, उस प्रकार है। उसके बाद देखिए सामासिक पदों के बीच में जो संबंध को स्पष्ट करता है वो समास विग्रह कहलाता है। तो इतनी सी बात है, वो भी आप बच्चों को बताइए। उसके बाद देखिए अब आते हैं अभ्यास कार्य, जिसे हम कक्षा कार्य भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक कक्षा कार्य बच्चों से करवाता है, यानी बच्चों को सब कुछ समझाने के बाद पूछता है कि इसका मतलब क्या है, तो बच्चे समझ जाते हैं। तो अकाल से पीड़ित तो छात्र अध्यापक जब पूछता है तो समस्त पद बना देता है बच्चा। उसके बाद बच्चे को अगर समास पद पूछा जाता है तो उसका विग्रह करना भी सीख जाता है, क्योंकि ये सारी डिटेल्स बच्चे के सामने 3-4 उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत कर दी गई हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं, इनको बच्चा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और बच्चे से इनका उत्तर जानने का प्रयास छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है। ये देख सकते हैं, ये 10 से 12 है इसमें, तो आप 8 से 10 ले सकते हैं, 10 तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए मूल्यांकन पर आते हैं। मूल्यांकन क्या होता है कि छात्र अध्यापक जब संपूर्ण विषय वस्तु बच्चे को समझा देता है तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी अभ्यास करवा देता है। उसके बाद उनका मूल्यांकन करने के लिए 4 से 5 प्रश्न करता है, जैसे ये उदाहरण के माध्यम से देखता है कि बच्चों में कितना ज्ञान हुआ या नहीं हुआ। तो मूल्यांकन प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए, इसमें है सही विकल्प चुनना है। इसमें किस पद में समास है, तो यहाँ पे देखिए सभी में समास है, इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न कि दाल रोटी में समास विग्रह क्या होगा। तो दाल रोटी का जो समास विग्रह है दाल और रोटी, ये इस प्रकार समास हो जाएगा। उसके बाद उत्तर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न देखिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो राम जाता है, तो कहाँ, यहाँ समासिक पद देखना है आपको। तो सामासिक पद में देखिए विद्यालय है, विद्या का आल्य, ये सामासिक पद है ना, ये विग्रह करने के बाद होता है, लेकिन हमने को सामासिक पद लिखना है। तो राम विद्यालय जाता है। यहाँ पे 10 है आनंद जिसके, तो अपन ने पढ़ा था 10 है आनंद जिसके, 10 आनंद होता है, ठीक है, त्रिआनंद नहीं होता, क्योंकि त्रिआनंद का समास बन ही नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए गृह कार्य पे आते हैं। उससे पहले ये प्रश्न देखिए, समास विग्रह किसे कहते हैं। अब देखिए गृह कार्य पे आते हैं, जो कि अंतिम बिंदु है, समास की परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखी। तो ऐसा इस प्रकार से प्रश्न किया जाता है छात्र अध्यापक के द्वारा, ताकि जो संपूर्ण विषय वस्तु है समास के बारे में जितना कुछ पढ़ाया है वो बच्चा इसका जवाब लिख कर लाए और इसमें संपूर्ण विषय वस्तु भी आ जाए। ऐसा प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना। PDF की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पाठ्य योजना को बना सकते हैं। और वीडियो आप थोड़ा स्पष्ट तरीके से देखिए, अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप स्किप मत करिए, उसको डायरेक्ट पूरा देखिए। यूट्यूब चैनल हमारा है अशोक चावला एजुकेशन हब, बिना कहे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर दिया करो और तमाम अपने दोस्तों को भी ये चीज़ें भेजा करो, ताकि उसमें नए नए आपके दोस्त वो भी जुड़े और आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपको नई कोई पाठ्य योजना पर अगर लेसन प्लान बनाना है तो उस पाठ्य योजना का आप वो लिख के भेज दें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ नई पाठ्य योजना अगर आपको बनानी है वो कहीं नहीं मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी आप उसका ये लिख के कि हाँ ये हमारा प्रकरण है, इस कक्षा के लिए हमारे को बनाना है और ये हमारा बोर्ड है, उसके अनुसार हम आप कमेंट कर सकते हैं। उसके आधार पर आप 1 या 2 दिन में आपको पाठ्य योजना आसानी से यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पाठ्य योजना में, अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।